बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खुशगवार, खूबसूरत और मज़ेदार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिन पर बात करना, जिनकी अहमियत को जानना, समझना और फिर अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई करना कि हम किस तरह से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, किस तरह से माशरती तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं और इस माशरे के अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने में भी हमने ही किरदार अदा करना है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना है, अपने बच्चों की तरबियत को बेहतर बनाना है और इसके साथ साथ जहाँ बच्चों की तरबियत की बात आती है वहीं बात आती है नौजवानों को गाइड करने के हवाले से, उनको रहनुमाई फ़राहम करने के हवाले से। तो ये तमाम काम तभी हो सकते हैं जब हम अपनी ज़िम्मेदारियों पर नज़र डालेंगे और ये जानेंगे कि हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, हम इनको किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं और इनको परफॉर्म करते हुए किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है। क्योंकि जहाँ पे भी बेहतरी के इम्कानात मौजूद होते हैं वहीं तरक्की के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वहीं तरक्की और कामयाबी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आज का पहला टॉपिक जिसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा वो है शख्सियत साजी के हवाले से, यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हवाले से हम जानेंगे कि ये क्या है बेसिकली और किसी बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट किस तरह से की जा सकती है, एक इंसान की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कौन कौन से एलिमेंट मौजूद होते हैं, इसमें तालीम का क्या किरदार है, तालीम के साथ साथ तरबियत की अहमियत को भी हम वाज़े करेंगे कि तरबियत अपना रोल किस तरह से प्ले करती है। जब भी हम किसी नौजवान की जो है वो शख्सियत साजी की बात करते हैं, किसी बच्चे की शख्सियत साजी की बात करते हैं, तो ऐसे में हमने किन एलिमेंट्स पर गौर करना है, किन फैक्टर्स को अपनाना है, किन चीज़ों को इग्नोर करना है और किस तरह से तालीम के साथ साथ तरबियत पे भी एम्फेसिस करना है। जब हम तरबियत पर गौर करेंगे, फोकस्ड रहेंगे तरबियत के हवाले से, तो यकीनन हम जो है बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट बेहतर तरीके से कर सकेंगे, उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग में हेल्पफुल साबित होंगी ये तमाम तर चीज़ें जो कि आज हम सीखेंगे। इसके साथ साथ तालीम और तरबियत की बात होगी और बात होगी घरेलू माहौल के हवाले से कि घरेलू माहौल कितना मैटर करता है, इसकी क्या अहमियत है और कितनी ज़रूरत है इस वक्त कि हम अपने घर के माहौल को बेहतर बनाएं। लॉकडाउन पीरियड है, बहुत सारे ऐसे लोग जो मार्च से लेकर अब तक अपने घरों में मौजूद हैं, उनके बच्चे घरों में मौजूद हैं, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी गोइंग जितने भी बच्चे हैं इस वक्त अपने घरों में मौजूद हैं। तो कितना ज़रूरी है कि उनकी तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत पर गौर किया जाए और तरबियत को बेहतर बनाने के लिए घरेलू माहौल को बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में वालिदैन का क्या किरदार है, बच्चे ख़ुद किस तरह से माहौल को बेहतर बनाने में एफर्ट कर सकते हैं, अपना रोल प्ले कर सकते हैं, किस तरह से जो है वो सीख सकते हैं कि उन्होंने घर का माहौल बेहतर बनाना है। इसके साथ साथ आपको बताएं जो आज का हमारा दूसरा टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम बच्चों के हवाले से, तरबियत के हवाले से ही बात करेंगे और ना सिर्फ बच्चों के हवाले से बल्कि बड़ों के हवाले से, नौजवानों के हवाले से भी ज़रूर बात की जाएगी, गैर ज़रूरी रोक टोक के हवाले से बात की जाएगी। हम ये देखते हैं कि जब तरबियत का अमल जारी होता है, बच्चे की ग्रूमिंग हो रही होती है, उसको ट्रेन कर रहे होते हैं, उसको हम मुख्तलिफ एथिकल वैल्यूज़ सिखाने की कोशिश करते हैं, उसको रिलीजियस वैल्यूज़ सिखाते हैं, उसको कल्चर वैल्यूज़ से जो है आशना करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे हम ये चीज़ भी महसूस करते हैं कि मेजॉरिटी केसेस में गैर ज़रूरी रोक टोक भी सामने आती है। बाज़ औक़ात बच्चों को महफ़िल में डांटा जाता है, बाज़ औक़ात किसी गैर ज़रूरी और बेबुनियाद बात पे उनको डांट डपट की जाती है, रोक टोक की जाती है, उन पर तनकीद की जाती है। ये किस तरह से बच्चों को मुतासिर करती हैं, उनकी ज़हनी सलाहियतों को किस तरह से मुतासिर करती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे और साथ साथ रिलेट करेंगे पहले टॉपिक के साथ कि बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इसका क्या असर होता है। जब हम बेजा उसको रोक रहे होते हैं, टोक रहे होते हैं, हर बात से डरा रहे होते हैं, हर बात पे हमें जो है वो ख़दशा होता है कि बच्चा किसी नुकसान को ना फेस कर ले, कहीं इसके लिए कोई गलत बात ना हो जाए, तो वहाँ पे रोक टोक करना, तनकीद करना, बार बार उसको जो है वो कंफ्यूज करना, ये किस कदर गलत है और इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, इसको किस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है, इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। जब भी हम प्रॉब्लम्स को रेज़ करने की बात करते हैं, बहुत सारे मसाइल जो हैं उनको हाईलाइट करने की बात करते हैं, तो फिर हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की। दोनों टॉपिक से रिलेटेड सॉल्यूशंस भी जानेंगे और इस पर भी इन डिटेल गुफ्तगू होगी। अगर आप इन दोनों टॉपिक्स के हवाले से हमारे से कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें या फिर हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे
उनसे कोई सजेशन लेना चाहें तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं लाइव कॉल्स के ज़रिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, लाइव कॉल करें, पार्टिसिपेट करें और हमें बताएं कि किस तरह से गैर ज़रूरी रोक टोक बच्चों की आदत को मुतासर करती हैं, बच्चों की जहनी सलाहियतों को मुतासर करती हैं, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को रोकती हैं और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स पर गौर करना और उनके हवाले से जानना ज़रूरी है। तो जी, दोनों टॉपिक्स के हवाले से हम आपको बता चुके हैं। हमेशा की तरह मेहमान भी कुछ हमारे साथ मौजूद होंगे और कुछ बात करेंगे आज के दिन के हवाले से। तो आपको बताएं कि आज साइकिलिंग का आलमी दिन है और साइकिलिंग की अहमियत हम सब जानते हैं। एक वक्त था, एक ट्रेंड होता था कि जब हर बच्चे को साइकिलिंग करना सिखाया जाता था और उसके पीछे यही रीज़न होता था कि इससे इसकी फ़िज़िकल फ़िटनेस बरकरार रहेगी, इससे इसकी मेंटल हेल्थ डेवलप होगी और साथ साथ इसका इम्यून सिस्टम भी बेहतर होगा। आज की सूरत हाल अगर देखी जाए, कोरोना वायरस की सूरत हाल जिससे हमारी पूरी दुनिया जो है वो मुतासर हो चुकी है, हमारा मुल्क सफ़र कर रहा है, तो ऐसे में इसका वाहिद एक ही हल हमें बताया जा रहा है। एक तो एहतियात और दूसरा अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाना है। तो इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने में साइकिलिंग कितनी हेल्पफुल साबित होती है, इसके हवाले से जो है वो वक्तन फ़क्तन हम बात भी करेंगे और साइकिलिंग के कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिवाइव कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर भी ज़रूर गौर किया जाएगा। आगाज़ में मेहमानों का तारुफ होगा, उससे कबल मौसम की सूरत हाल भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, हम स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से, जहां आज मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 30 और मिनिमम 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 35 और मिनिमम 25 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर के बाद कुछ बात हो जाए कराची की, मैक्सिमम टेम्परेचर 35 और मिनिमम 29 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करेंगे पेशावर का, मैक्सिमम टेम्परेचर 35 और मिनिमम 24 डिग्री सेंटीग्रेड। अहवाल जान लेते हैं कोयटा का, मैक्सिमम टेम्परेचर 32 और मिनिमम 15 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 20 और मिनिमम 10 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 28 और मिनिमम 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम की सूरत हाल आपने जानी और अब मुलाकात कराते हैं आपके अपने तीनों मेहमानों से और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सना लांसारी साहब, माहिर तालीम है, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज की दूसरी मेहमान क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, आप सब उनको जानते हैं, मशीयत ज़हरा हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं। तीसरे मेहमान का भी तारुफ कराते हैं, उनको भी वेलकम करते हैं जी। प्रोफेसर खालिद जावेद अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी एजुकेशनिस्ट और हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपकी भी तशरीफ़ आवरी का। गुफ्ते हमें एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी, वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज का पहला टॉपिक जिस पर हम बात कर रहे हैं शख्सियत साजी के हवाले से, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हवाले से कि इसकी क्या अहमियत है और इसमें जो है वो तालीम के साथ साथ तरबियत का क्या किरदार है। तरबियत की जब बात होगी तो बात होगी घरेलू माहौल की कि इसको बेहतर बनाना कितना ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते किसे हैं, शख्सियत साजी की अहमियत क्या है। और उसके हवाले से हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से कबल सना लांसारी साहब से, उन्हीं से गुजारिश करेंगे कि वो अपनी बात को मुकम्मल करें। जी बहुत शुक्रिया। ब्रेक से जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कैरेक्टर बिल्डिंग जो है, शख्सियत साजी जो है, वो ज़ाहिरी बात है ज़ाहरी और बातनी दोनों तरह की डेवलपमेंट का नाम, इसी को हम शख्सियत साजी कह सकते हैं। अच्छा,
बाज़ औक़ात बच्चों को पता ही नहीं होता, जब जो बच्चे होते हैं, कि उनके अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स मौजूद हैं, क्या क्या सलाहियतें मौजूद हैं कि जिनको वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उन सलाहियतों को एक्सप्लोर करना, ज़ाहिर बात है, वो पहले सबसे पहले वालिदैन का काम होता है। वालिदैन एक्सप्लोर करते हैं कि उनके बच्चे के अंदर किस किस्म की सलाहियत मौजूद है, क्या काबिलियत मौजूद है, उनका एटीट्यूड क्या है। उसके मुताबिक फिर वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को एनकरेज करें। सही। एनकरेज करने से ज़ाहिर बच्चे की जो सलाहियत है वो निखर कर सामने आती है। अगर हम डिस्करेज करेंगे और उनकी उस सलाहियत को दबा देंगे, तो जिसे हम कहते हैं कि बच्चे की शख्सियत मर जाती है। और इसी तरह फिर कुछ मेंटल एबिलिटीज़ भी होती है जो बच्चों के अंदर होती हैं। लेकिन सबसे जो अहम तरीन इसके अंदर किरदार है वो वालिदैन का अपना है। बच्चा जो है सबसे पहले इंस्पायर अपने वालिदैन से होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक्सटर्नल फैक्टर्स उसके ऊपर बाद में असरअंदाज होते हैं। सबसे पहले घर में वालिदैन का असर वो जो कबूल करता है। वालिदैन अगर आपस में लड़ झगड़ रहे हैं तो बच्चे के ऊपर उसका असर लाजमी हो रहा होगा। यकीनन बच्चा उस चीज़ को महसूस करेगा और उसकी शख्सियत जो तन्हाई पसंदी का शिकार होना शुरू हो जाएगी। अगर घर में अमन सुकून है, प्यार और मोहब्बत है, तो बच्चे की शख्सियत के ऊपर उसका मुस्बत पॉजिटिव असर पड़ता है। सही। तो इसलिए सबसे पहले घर के माहौल को ठीक करना ज़रूरी है। वालिदैन का आपस में रवैया क्या है, उसका बहुत अहम किरदार है बच्चे की शख्सियत साजी के ऊपर। फिर वालिदैन का इनफरादी तौर पर वालिद का कैरेक्टर अपना क्या है, सही, वालिदा का कैरेक्टर अपना क्या है, उन दोनों के कैरेक्टर्स भी असरअंदाज होते हैं बच्चे की कैरेक्टर पर्सनालिटी पे। ठीक, उसके पर्सनालिटी। इसलिए सबसे पहले जिस तरह पहले ज़माने में होता था ना कि वो हकीम के पास जाते थे तो वो कहते बच्चे के पेट में दर्द है, तो वो कहता बच्ची की माँ को दवाई खिलाओ, बच्चा खुद को ठीक हो जाए। सही। तो इसीलिए अगर बच्चे को हमने उसके कैरेक्टर को ठीक करना है, उसको बिल्ड करना है, तो इससे पहले वालिदैन की कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। मशीयत क्या ऐड करना चाहेंगे? बड़ी खूबसूरत जानिब जो है वो सना अल्लाह अंसारी साहब ने इशारा दिया है कि अगर हम बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग या बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहते हैं तो उससे पहले वालिदैन पर फोकस करना, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग या उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली बिल्कुल, टॉपिक बहुत अच्छा है आपका, और कंटेंट के लिए जो सच टीवी काम करता है, रियली अप्रिशिएट, बिकॉज काफ़ी जगहों पर कंटेंट के ऊपर ज़्यादा गौर नहीं किया जाता। तो पॉइंट ये कि जैसे आजकल का दिस इज़ हाई टाइम टू टीच पेरेंट्स कि आपने किस तरीके से बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना है, और इस पेंडेमिक के टाइम को किस तरीके से आपने फ्यूचर के लिए जो है पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है। और बिल्कुल पेरेंट्स का बेहतर होना किरदार में, इखलाक में, उनकी तरबियत का अच्छा होना, उनकी तालीम का अच्छा होना डायरेक्ट जो है असरअंदाज होता है बच्चों के ऊपर। तो पेरेंट्स जब भी हम देखते हैं कि अगर आप पेरेंट बनने जा रहे हैं तो आपके अंदर जो बुराइयां या खामियां मौजूद हैं उनको कोशिश करिए कि कम से कम करते जाएं, क्योंकि जो आप करेंगे वो आपका बच्चा सीखेगा। बच्चे का दिमाग बिल्कुल एक ब्लैंक स्लेट है, उसके ऊपर जो भी इम्प्रेशन डालना चाहिए सबसे पहले माँ बाप वो उसके ऊपर नक्शबंद हो जाते हैं और वो पूरी ज़िंदगी मिटा नहीं पाते। और नफ्सियात के यहाँ पे एक और चीज़ मैं चाहूँगी कि उसको भी हम हाईलाइट करें कि एक कॉमन प्रैक्टिस है या एक मिथ है कि अभी तो बच्चा छोटा है, अभी से इसके हवाले से बात करना या इस पर फोकस करना ज़रूरी नहीं, बड़ा होगा सीख जाएगा, अभी तो उसके खेलने कूदने के दिन है। ये जो हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि बच्चा अभी छोटा है, तो किस एज से बच्चे के ऊपर हमने फोकस करना है, कब से उसकी ग्रूमिंग स्टार्ट हो जानी है और किस तरह से उसकी डेवलपमेंट में हमने अपना किरदार अदा करना? बिल्कुल ऐसे ही हमने जो लाइफ के प्रीशियस ईयर्स है ना वो यही सोचते हुए गुजार देते हैं किसी भी बच्चे के कि अभी ये छोटा है, खुद ही बड़ा होगा समझ जाएगा। वो समझेगा वही जो छोटा होते हुए वो देख रहा है या वो कर रहा है या जो उसको सिखाया जा रहा है। साइकोलॉजी कहती है कि 5 से 12 साल की उम्र तक कुछ जो है थेरीज कहती हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाती है। अब सोचे 5 से 12 साल के बच्चे को तो हम किसी वो खाते में नहीं डाल रहे थे, हम कहते हैं तो अभी बड़ा छोटा है, इसको क्या पता चल। और शुरू के 5 साल तो बिल्कुल उस पर फोकस नहीं किया। अच्छा, उसके अंदर भी फ्रॉइड ने बताई स्टेजेस के जिसके अंदर आपने बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग और सब चीज़ें जो आप वो कहते हैं कि 2 ईयर्स से बच्चा कॉन्शियस हो जाता है अबाउट ऑल द प्रोसेस एंड सिस्टम्स ऑफ लाइफ। तो पॉइंट ये है कि वो क्या है कि पेरेंट्स को एजुकेट ऐसे ही फॉरम से पेरेंट्स होंगे कि उनको पता चलेगा ये चीज़ नहीं है, क्योंकि हमने जब से देखा हमने यही देखा कि बच्चों को बस छोड़ दो अपने हाल पे, बड़े होंगे खुद ही समझ जाएंगे। अच्छा, एक और बड़े मज़े की हमारे यहाँ बात की जाती है, सर पे डलेगी तो खुद ही सीख जाएंगे। तो वो जो सर पे डलती है और जो आप सीखते हैं वो बड़ा तकलीफ दे वक्त होता है। हमें कहने में तो बड़ा आसान लगता है। तो
क्यों ना, हमें पता है ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात भी हैं और आसानियाँ भी हैं, तो आसानियों के लिए भी इंसान की तैयारी होनी चाहिए और मुश्किलात के लिए बल्कि भी। मुश्किलात के लिए ज़्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके लिए ये कहना कि इतना जो मुश्किल वक्त है उसके लिए हम ये सोचें कि जब सर पे पड़ेगी खुद ही समझ आएगा, खुद ही सीख जाएंगे। अच्छा, बाज़ औक़ात मैंने ये भी देखा पेरेंट्स को कहते हुए, जब हम नहीं होंगे खुद सीख जाएंगे। अब जिस वक्त आपका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, आपकी लाइफ के अंदर आपका सपोर्ट सिस्टम, आप कह सकते हैं कि वो बैकबोन है आपकी पूरी लाइफ की, और वो जब आपके पास से चला जाएगा और उसके बाद आप किस तरह अपने आप को संभालेंगे, किस तरह से अपने आप को निखारेंगे, वो एक बहुत तकलीफ़देह अमल है। और हमें इसकी नोयत को समझते हुए इसके लिए वक्त रहते इकदाम करने की ज़रूरत बिल्कुल, और ख़ुद को भी प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। मशीयत ने बहुत अच्छी बात की है, इसी को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर है अब्दुल्ला शिकारपुर से, देखते हैं कि क्या शेयर करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बाजी ठीक है, आप कैसे हैं? जी हम सब भी खैरियत से हैं। क्या शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? बाजी से सवाल है कि मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं और इनकी मैं परवरिश भी बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ। खेलने कूदने पढ़ाई में टाइम भी इनको मैं बहुत देता हूँ, मगर शरारती बहुत है। माँ बाप की मेरी और माँ की बहुत नींद हराम की रखी है। जो भी सामान जहाँ रखते हैं वहाँ बस गायब गुम। और इनके लिए मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा तरीका, मार भी इनको देते हैं, मार के अलावा भी ये नहीं समझते। 2 मिनट अब्दुल्ला, बच्चों की एज बताएंगे, बच्चों की उम्र क्या है? मेरे बच्चों की उम्र तकरीबन 5, 6, 7। इसमें मेरी बेटी भी है और बेटे भी हैं। ठीक, और मशीयत जानना चाह रही हैं कि आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं? नहीं, मेरी 3 बेटियां हैं और 7 बेटे हैं। माशाल्लाह 4 तो बड़े हैं, छोटों की बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, आपने हमारे साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर किया और आप सजेशन भी लेना चाहते हैं। मशीयत से ज़रूर जानेंगे कि वो आपको क्या गाइड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे प्रोफेसर खालिद जावेद अनवर साहब से। जी प्रोफेसर साहब, ये जो मशीयत ने बात की, मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा हम इसको हाईलाइट करें कि 5 साल से 12 साल तक के उम्र के जो बच्चे हैं उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाती है। ये जो शुरू के 5 साल हैं, यहाँ पर भी हम देखते हैं एक डिवीज़न जो कि हमें मेजॉरिटी केसेस में नज़र आती है। 3 साल बच्चा घर में है, 2 साल उसकी पर्सनैलिटी हम जो है वो शेक कर देते हैं स्कूल भेज के कि अब इसका स्कूल जाने का वक्त है। डबल स्टैंडर्ड्स भी सामने आ गए, बच्चे ने दोहरा मयार भी देख लिया, सोसाइटी में भी उसने मूव इन कर लिया। अब ये बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बच्चे पे और बहुत सारे प्रेशर्स हमने खुद से जो है वो डाल दिए। क्या आप समझते हैं कि ये बच्चे के साथ हम जो है वो जस्टिफाइड बिहेवियर रख रहे हैं? शुक्रिया मिस हुमा। इसमें ये है कि जो आपने कहा कि बच्चे के अर्ली एज के ऊपर उसके डेवलपमेंट का पीरियड कब होता है, इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि ये पर्सनैलिटी कहते किसे, ये होती क्या है, हमारा सुबह शाम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी शख्सियत है क्या चीज़, और फिर ऐसे कौन से अवामिल हैं जिससे मेरी पर्सनैलिटी डेवलप हुई, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हुई, और हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होने के वो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डिटरमिन करते हैं कि इस शख्स की ये पर्सनैलिटी है, इसकी ये पर्सनैलिटी है, इसकी ये पर्सनैलिटी है। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं तो पहले पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये है क्या। तो बहुत सारे स्कॉलर्स इसके ऊपर बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन अगर मैं आपको उसका क्रक्स बताऊं तो ये है पैटर्न ऑफ एक्शंस, पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स, पैटर्न ऑफ वैल्यूज, पैटर्न ऑफ अजम्पशन। ये पैटर्न जो है, जो उसकी शख्स, जिसको हम कहते हैं छाप इसके ऊपर, ये है क्या। एक्चुअली अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो आपको नजर आएगा कि लैटिन में जो वर्ड ये पर्सोना है, तो पर्सोना मास्क को बोलते हैं। तो उस वक्त जो है वो थिएटर में डिफरेंट स्टेज प्रोग्राम हुआ करते थे, तो लोग अपने चेहरों के ऊपर एक और चेहरा सजा के आते थे, पर्सोना या मास्क पहन के आते थे, जिससे पता चलता था कि ये डॉक्टर है, ये भंगी है, ये क्या है, ये क्या है। ठीक, तो वो जो पैटर्न ऑफ एक्शंस है, जो पर्सनैलिटी की हम बात कर रहे हैं, तो पर्सनैलिटी बेसिकली आपके पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स हैं। अच्छा, वो वन टाइम के नहीं है, मैं एक वक्त में कुछ हूँ, दूसरे वक्त में कुछ हूँ, चूंकि ये मेरे डिफरेंट रोल्स हैं जो मैं सुबह से लेकर शाम तक प्ले करता हूँ। कहीं पे मैं फादर भी हूँ, कहीं पे ब्रदर हूँ, कहीं पे मैं सन हूँ, और कहीं पे मैं कुलीग हूँ, कहीं पे मैं हस्बैंड हूँ। तो ये मेरे डिफरेंट रोल्स हैं। सही। तो जो पैटर्न है, जो टोटलिटी है, जो सम ऑफ टोटल है, उसे हम कहते हैं कि इस आदमी की ये शख्सियत है। बिल्कुल। तो ये पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी जो है वो डिटरमिन कैसे होती है, या पर्सनैलिटी को डिटरमिन करने के लिए कौन से एलिमेंट्स अपना रोल प्ले करते हैं।
अभी उसके बाद में हम बात करेंगे डेवलपमेंट के हवाले से। तो वो जो डिटर्मिनेंट्स हैं उसमें जो सबसे पहले है वो आपका है फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट किसी भी बच्चे की, किसी भी इंसान की शख्सियत में मेजर कंट्रीब्यूटर है। वो फिजिकल इन्वायरमेंट है, इंक्लूडिंग जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट है। अगर आप एरिस्टोटल को पढ़ें तो 2000 साल पहले की वो बात करता है कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं यानी कोल्ड क्लाइमेट वाले, उनमें जो है वो फुल ऑफ स्पिरिट होंगे। स्पिरिट बहुत होगी, कुछ ना कुछ करने का जज्बा उनका ऊपर होगा, लेकिन वो लैक करेंगे स्किल्स में, वो लैक करेंगे इंटेलिजेंस में। अच्छा। लेकिन अगर आप इधर आ जाएं तो मैं एरिस्टोटल की बात कोट कर रहा हूं, जो एशियन नेटिव्स हैं वो कहते हैं कि ये जो है ये स्पिरिट में इतना नहीं है, लेजी है, स्पिरिट में नहीं है, लेजी है, लेकिन इनके स्किल्स, इनका इंटेलिजेंस लेवल वो बहुत ज्यादा है। अब इसमें फिजिकल इन्वायरमेंट, ये चूंकि गर्म इलाके हैं तो जितना हाई टेम्परेचर होता है लोग उतना ही काम के साथ रिलेशंस में डिसओरिएंटेड होते हैं। लेकिन जो ठंडे मुल्क होंगे, यानी मैं फिजिकल इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ अभी मैं, तो वहां पे वो इंक्लाइन होंगे सिविलाइजेशन की तरफ। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए ये समझने की जरूरत है कि फिजिकल इन्वायरमेंट है या जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट है वो कंट्रीब्यूट करता है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे अभी सुबह सोचते मेरे जहन में आई, हमारे यहाँ जहाँ हम रहते हैं मौसमी असरात, घर के हालात, बिल्कुल दफ्तरी औकात ये मार देते हैं, वरना हम भी आदमी बड़े काम के हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए जैसे हाई टेम्परेचर होता है तो उतना ही हम लोग लेजी होते हैं। ऐसे ही है। तो अभी यहाँ का इस्लामाबाद में बैठे हैं, वी आर हैप्पी, वी आर लकी कि हम इस्लामाबाद में हैं। लेकिन आप वो पीरियड, वो इलाका देखें जहाँ पे समर स्पैन 10 महीने का है। मेरे एक स्टूडेंट थे, उनकी पोस्टिंग होगी, वो बहावलपुर चले गए, आर्मी में हैं, कर्नल थे। तो मैंने इन्हें फ़ोन किया, एक दिन बात हो रही थी, तो मैंने कहा मौसम कैसा है? कह रहा सर मैं जब यहाँ पे आया था तो मैंने लोगों से पूछा गर्मी, कह रहे जी 6 महीने गर्मी पड़ती है। अच्छा। लेकिन 3 महीने बहुत गर्मी पड़ती है। तो जहाँ पे समर स्पैन 9 मंथ का हो तो वहां पे आप देखेंगे कितना आपको वर्क हो। तो ये पर्सनालिटी पे असर होता है। और जितने लोग डेजर्ट में हैं, जो रेत के इलाकों में रहते हैं, आपको वो बोल्ड, वो पावरफुल, वो हार्ड आपको मिलेंगे। तो इसलिए पहला ये हुआ कि जो आपका फिजिकल इन्वायरमेंट है वो जो आपका कंट्रीब्यूट करता है वो ब्रॉड। दूसरे नंबर पे आपका फैमिली बैकग्राउंड है या वो ब्रॉट अप है या वो कल्चर है जिसमें आप पलते हैं, बढ़ते हैं, तो वो आपकी पर्सनालिटी के ऊपर उसका मोर देन 60-70% कंट्रीब्यूशन इसकी है। यकीनन। तीसरा जो है वो आप इनहेरिट करते हैं, जो अपने अबाओ अजदाद से इनहेरिट करते हैं। आपकी शक्ल अम्मा से मिलती है, ये अब्बा पे क्या है, बिल्कुल ये उस पे क्यों, इसकी नाक इसके अब्बू जैसी है। हाँ, इसकी नाक उसके अब्बू जैसी है। मैंने पहचान लिया, बच्चों को देखा नहीं है अभी तक लेकिन उसे मिलने के लिए चले गए। मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए चला गया कराची में, तो मैं गली में जैसे गुजरा तो बच्चे खेल रहे हैं, 10 साल बाद मिल रहा था। अच्छा। तो मैंने कहा ये शहजाद का बेटा लगता है। मैंने तो देखा ही नहीं था उसको, लेकिन जो उसने फिजिकल जो स्टेचर उसने कैरी किया है अपने पेरेंट्स का, मस्कुलर जो उसकी कॉम्पोजिशन है जो उसने इनहेरिट की है, या उसका जो जज्बा, जो सखावत, जो प्यार, जो मोहब्बत, जो खौफ, जो खतरा, ये इनहेरिट किया है। तो पर्सनैलिटी में दूसरी कंट्रीब्यूशन आपकी ये वाली होती है। मजीद भी आपसे ही बात का आगाज करेंगे, एक ब्रेक की जानिब में बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक। सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज का पहला इंटरेस्टिंग टॉपिक जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, जिसमें हम ये जान रहे हैं कि शख्सियत साजी क्या है और इसमें किन किन फैक्टर्स का किरदार है, किन एलिमेंट से जो है इंसान की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, पर्सनैलिटी बिल्डिंग होती है या फिर पर्सनैलिटी बनती है। एक इंसान की शख्सियत को जज करने के लिए किन चीज़ों पर गौर करना ज़रूरी है या किन अवामिल से मिलकर एक इंसान की शख्सियत ग्रूम होती है। इसके हवाले से ब्रेक पे जाने से कबल भी बात हो रही
थी। अगर आप हमारे साथ इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, या फिर हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनसे कोई सजेशन लेना चाहें, तो लाइव कॉल्स के जरिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं लाइव कॉल्स के थ्रू। ब्रेक पर जाने से कबल प्रोफेसर खालिद जावेद अनवर साहब से गुफ्तगू हो रही थी कि पर्सनालिटी जो है वो किन चीज़ों से मिलकर बनती है, जिनमें उन्होंने हमें कुछ कंट्रीब्यूशंस बताए कि फ़िज़िकल एनवायरनमेंट जो है उसका बहुत किरदार होता है और एक इंसान की पर्सनैलिटी किसी हद तक उसके एनवायरनमेंट से बनती है या फिर उसके एनवायरनमेंट से डायरेक्ट रिलेट करती है। इसी के साथ साथ फैमिली बैकग्राउंड की बात हुई कि वो इंसान कि जिस फैमिली से बिलोंग करता है उस फैमिली से वो क्या क्या चीज़ें इनहेरिटेड लेकर आ रहा है, वो भी जो है वो मिलकर उसकी पर्सनैलिटी में एक ख़ास किरदार, एक ख़ास रोल प्ले करती हैं। मज़ीद कौन कौन से कॉन्ट्रीब्यूशंस वो हमें बताएंगे, उनका क्या किरदार है और उनको किस तरह से ग्रूम किया जा सकता है, किस तरह से वेरीफाई किया जा सकता है। मैं प्रोफेसर साहब से गुजारिश करूँगी कि वो अपनी बात को मुकम्मल करें। जी शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे फिजिकल इन्वायरमेंट की और जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट की, उसके बाद हमने इनहेरिटेंस को लिया। तो एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो नजर नहीं आता, नॉन फिजिकल इन्वायरमेंट, या आप क्यों बोलें सोहबत, कंपनी, ब्रॉडअप, जिनके साथ है, जिनके साथ आप बैठते उठते हैं, जिनसे आप इंटरेक्ट करते हैं, ये भी माहौल ही है, ये माहौल है, नॉन फिजिकल माहौल, ये माहौल है ये। अब देखें इसमें हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी साहब का एक बड़ा खूबसूरत शेर है, यक ज़माना सोहबत बा औलिया, यक ज़माना सोहबत बा औलिया बेहतर आज सद साला अतात बेरिया। यानी कि आप किसी अल्लाह के वली के पास, किसी की कंपनी में, नेक बंदे के पास थोड़ी देर के लिए, यक ज़माना यानी वक्त का भी छोटा सा हिस्सा, उसके आप थोड़ी देर के लिए बैठना बेहतर है उस 100 साल की अता से जो सिर्फ दिखावे के लिए ना खालिस बुनियाद पे की गई हो। तो कितना असर है। अब देखें आप किन लोगों से मिलते हैं, किन लोगों के साथ बैठते हैं, किन लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। वो कहते हैं ना पंजाबी में राह पे जाने ते वाह पे जाने, यानी जिनसे आप मिलते हैं, जिनके साथ अगर आप अच्छे लोगों में बैठेंगे तो क्या मिलेगा, बुरे लोगों में बैठेंगे तो क्या मिलेगा। 40 दिन तबलीगी जमात में जाएं तो उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी पे क्या असरात होंगे। दूसरी बात ये है कि आप देखें कि जितने भी माजी में हमने देखा, जो खोलते हैं हम हिस्ट्री को, तो उसमें देखा जो दुत्कारे हुए लोग हैं, जो रिजेक्टेड लोग हैं, जिनको लोगों ने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, वो क्या या तो चोर बनेंगे, बदमाश बनेंगे, डाकू बनेंगे, या लीडर बनेंगे, या फिर जीनियस बनेंगे। क्या नेपोलियन वो रिजेक्टेड नहीं था? क्या आपका ये सोक्रेटिस रिजेक्टेड नहीं था? दुत्कारे हुए लोग थे, लेकिन प्रोबेबिलिटी है ये इनके ये बनने की, अदरवाइज वो चोर बदमाश डाकू ही बनते हैं। तीसरी जो बात है वो आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं। ठीक, आज से कुछ साल पहले मुझे किसी ने रोक लिया रात में 8-9 बजे और गन पॉइंट के ऊपर वो मेरी गाड़ी और मोबाइल और पर्स लेके। हुआ क्या था कि मैंने यू टर्न लिया, यू टर्न में स्पीड कम हुई और मैंने नोटिस नहीं किया, तो मेरे साथ 2 बाइक पे वो गन्स के साथ आ गए। ये बात गुजर गई, कई साल गुजर गई, मेरे बच्चे छोटे थे, बड़े हुए, तो उन्होंने एक दिन नोटिस किया, कह रहे डैड आप जब यू टर्न लेते हो तो इधर लेफ्ट राइट में क्यों गर्दन घुमाते हो। तो मैंने कहा क्या? उसने कहा आपको अक्सर देखा आपने लेफ्ट में भी घुमाते हो। उनको फिर मैंने ये स्टोरी सुनाई। मैंने कहा मेरी जिंदगी में एक ऐसा वाकया हो गया जिसने मेरी शख्सियत में ये छाप छोड़ दी। बिल्कुल, क्योंकि जब भी मैंने शुरू में बात की थी पर्सनैलिटी की, टोटलिटी, टोटल सम ऑफ बिहेवियर, पैटर्न ऑफ एक्शंस, कि मेरा ये एक्शन अक्सर ऐसे करता हूँ, बिल्कुल अक्सर ऐसे करता हूँ, और उसके पीछे रीजन क्या है वो भी आपने बताया। वो एक्सपीरियंस है मेरा। अब एक्सपीरियंस अगर अच्छा है, एक्सपीरियंस बुरा है लाइफ में, तो आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। कभी ऐसे होता है कि कोई आदमी सारी जिंदगी खराफात में रहे, फिर मौका मिला अल्लाह के घर जाने का, वहां पे गए, उम्रा किया, हज किया, वापस आए, जिंदगी टोटल चेंज, पैटर्न ऑफ लाइफ टोटल चेंज, पर्सनैलिटी टोटल चेंज। तो ये 3 से 4 डिटर्मिनेंट्स हैं। पहला आपका एनवायरनमेंट है, दूसरा आपका इनहेरिटेंस है, तीसरा आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं। तो जो पहला है वो मोर देन 60% कंट्रीब्यूट करता है, सेकंड जो है वो 10 to 15 करता है, तीसरा जो है वो 5 to 10% करता है। अब हम आपके सवाल की तरफ आता हूँ। आपने जो क्वेश्चन किया कि वो जो अर्ली एजेस के हैं, इसके ऊपर एक मार्शमैलो की स्टडी हुई है 70s के अंदर आई थिंक। तो उसमें बच्चों को मार्शमैलो दिया गया, उससे पहले उनको एक कंडीशन लगाई गई कि आपने जब तक आपको कहा ना जाए तो इसको आप खाएंगे नहीं। अच्छा, इस मार्शमैलो को आप खाएंगे नहीं।
तो आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप वेट करेंगे तो हम आपको 2 देंगे, तो फिर आप 2 को एंजॉय करेंगे। तो उसके बाद ऐसा ही हुआ कि कुछ लोगों ने इसको बोलते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी कि अपने प्लेयर को थोड़ी देर के लिए या कुछ देर के लिए डिले कर देना। सही। तो जिन बच्चों ने डिले किया, उसके ऊपर 30 इयर्स प्लस की ये स्टडी आई थिंक, तो वो देखा कि जिन बच्चों ने डिले किया था या वेट सबर किया था, वेट किया था, वो अच्छी पोजीशंस पे थे, अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके पास, अच्छा स्टेटस उनके पास था। अब इससे अगली बात है, हमारे पास जब स्कूल सिस्टम की बात करते हैं, बच्चों के डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स है। फॉर एग्जांपल फ्रॉबल एजुकेशन सिस्टम है, फॉर एग्जांपल किंडरगार्टन एजुकेशनल सिस्टम है, फॉर एग्जांपल मॉन्टेसोरी एजुकेशनल सिस्टम है। अब ये सारे जो ना वो 2 साल से ही करते हैं कि जी 2 साल के बाद बच्चे की डेवलपमेंट होनी है, फिर ऐसे ही 2 से 5। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा कुरान हमें क्या कहता है, हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारा जो वो मतलब कोड ऑफ है वो क्या कहता है, उसमें देखने की जरूरत है कि बच्चे को नमाज की तलकीन करना शुरू करो, इंस्ट्रक्ट करो। किस एज से? 7 साल से। तो अब 7 साल से आप ये काम शुरू करें तो इसका मतलब ये कि 7 साल का ऐसा पीरियड है जिसमें किसी हद तक वो मैच्योर होता है। उससे पहले उसको अपनी जिंदगी जीने दो। ये बड़ी अच्छी बात आपने की कि उससे पहले जिंदगी जीने दो। लेकिन उसके साथ साथ भी अंसारी साहब, ये जो 7 साल हैं, अगर उससे पहले हम ये कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं कि बच्चे को खुला छोड़ दो, उसको अपनी ज़िंदगी जीने दो, वहाँ पे भी उसमें वो तमाम तर वैल्यूज़ इनकलकेट करना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, जो कि उसके लिए आने वाले टाइम के लिए बेहतरी है, और ताकि उनको भी पता चले कि उन्होंने कुछ सिखाया है। अब ये बच्चा प्रैक्टिस करेगा 7 साल की उम्र के बाद। मैं चाहूँगी थोड़ा सा इस जानिब भी हम आए कि सिर्फ तालीम का हुसूल ही मकसद नहीं होना चाहिए कि बच्चा अच्छे स्कूल चला जाए, हमने एडमिशन दिलवा दिया, ठीक है, इसको थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलनी आ जाए, ABC आ जाए, 1 2 आ जाए, इनफ है बच्चे के लिए। उसके लिए वैल्यूज़ पर काम करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि उसकी डिग्री पे हम फोकस होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, मेरे दोनों साथी मेहमानों ने बड़ी अच्छी बात की, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हवाले से जो उसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है और जो उसके मुख्तलिफ डिटर्मिनेंट्स से उनको बड़ा अच्छी तरह से हाईलाइट किया। उसी हवाले से मैं थोड़ा सा एक मुख्तलिफ पहलू इख्तियार करते हुए बात करना चाहूँगा कि इन तमाम चीज़ों को, जितनी भी अब तक डिस्कशन हुई है, अगर इन तमाम चीज़ों को हम देखना चाहें कि हमने अपने बच्चे की पर्सनैलिटी किस तरह से डेवलप करनी है, और उसके लिए हमें बाज़ औक़ात वालिदैन को खुद भी पता नहीं होता कि उसने अपने बच्चे के लिए क्या करना है। सही। तो उसके लिए या तो पढ़े कहीं से जाके, या कोई ऐसा कोई रोल मॉडल उसके पास हो, या वो खुद रोल मॉडल हो, या कोई ऐसा रोल मॉडल उनके पास हो जिसको फॉलो किया जा सके। तो चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, तो हमारे लिए हम इतने खुशकिस्मत है कि हमारे लिए रोल मॉडल शख्सियत दुनिया में एक ही है, और वो हमारे नबी की ज़ात है, जो ज़ाहिर बच्चे भी थे, बच्चे से बड़े हुए, और फिर बड़े से फिर वो आखिरी उम्र तक आए। अच्छा, अब उनकी ज़ात का एक एक लम्हा जो है वो हमारे सामने मौजूद है। आपकी पैदाइश से लेके आपके दुनिया से रुखसत होने तक का एक एक लम्हा जो है वो किताबों में मौजूद है। सीरत की किताबें अगर हम पढ़ें, अहादीस की किताबें पढ़ें, जब हम बच्चों की बात करते हैं 5 साल की उम्र की बच्चे की या 7 साल की उम्र के बच्चे की, तो वो आपकी उम्र का वो हिस्सा भी सीरत की किताबों में हमें मिलता है कि जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाए तो फ़ौरन बाद पहला काम क्या किया गया। देखिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जब हम बात करें, उसमें फिजिकल एनवायरनमेंट की बात हुई। अब मक्का शहर उस टाइम कितना बड़ा था, छोटा सा ही शहर था, बिल्कुल ऐसे ही। और हमारे आज के ज़माने में तो वो समझ लें कि एक गाँव हम उसे कह सकते हैं, उस वक्त का मक्का। लेकिन उस वक्त भी वहाँ ये दस्तूर था कि वह अपने बच्चों को, मैंने बाकायदा सीरत की किताब में ये पढ़ा है कि शहर की आबो हवा से आलूदा आबो हवा से बचाने के लिए, अच्छा, तो बच्चों को गाँव में भेजा करते थे। तो इसी मकसद के लिए जैसे ही बच्चे पैदा होते थे तो दूर दराज के देहातों से जो ना ख़वातीन बच्चों को गोद लेने के लिए आया करती थी। तो फिर बड़ा मशहूर वाक़या है कि हलीमा सादिया वो आई, मक्का आई, तो बच्चा जब लेने की बारी आई तो वो एक अलग वाक़या है कि वो जब पता चला कि यतीम बच्चा है तो सब दाइयों ने आपको छोड़ दिया और बाकी बच्चे तलाश करते रहे, सबको मिल गया, हलीमा को नहीं मिला। तो फिर वो उन्होंने कहा मजबूर है ये ले लेती हूँ। तो कहने का मकसद ये कि उस वक़्त भी पर्सनैलिटी फिजिकल डेवलपमेंट के लिए और इवन मेंटल डेवलपमेंट के लिए उसमें 2 चीज़ें मैंने पढ़ी हैं। एक तो ये था कि जब बच्चों को वो भेजते थे इस तरह दूर दराज गाँव में, तो वो उससे ही होता था कि बच्चे फिजिकली मजबूत होते थे, लेकिन वो जो देहात की गाँव का जो उनकी माओं का जो दूध होता था वो ताकतवर होता था, तो वो पी के बच्चे मजबूत होते थे। और वहाँ चूँकि माहौल भी खुला होता था, खेल कूद करके फिजिकली मजबूत होते थे। दूसरा है कि अरब के अंदर उस वक्त भी और आज भी
अरबी हम तो समझते हैं एक ही जुबान है, अरबी एक जुबान नहीं है, अरबी बहुत सारी जुबानें हैं। अच्छा। और उनके आपस के अंदर इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि एक अरबी भी बाज़ का दूसरे अरबी को जुबान को समझ नहीं सकता। तो जब इस तरह जब बच्चे देहातों में जाते थे तो अरब की मुख्तलिफ ज़ुबानों को भी सीखते थे। अच्छा। क्योंकि देहातों के अंदर, गाँव के अंदर मुख्तलिफ ज़ुबानें बोली जाती थी, जबकि मक्का शहर के अंदर एक ही ज़ुबान बोली जाती थी। तो वहाँ बच्चों को मौका मिलता था कि मौका वो तमाम मिलता ज़बानें था, सीखें। तो वो ज़ुबानों के ऊपर भी अबूर हासिल करते थे बच्चे देहातों में जाके, फिजिकली भी मजबूत होते थे, खेल कूद भी करते थे। फिर उसके साथ साथ वहाँ बच्चों को जो ना उनके दस्तूर के मुताबिक जो भी था, उनको बचपन ही से घुड़सवारी, उनको बचपन ही से तलवार चलाना, तीर चलाना, ये जो उस वक्त के फिजिकल स्किल्स थी। आजकल तो फिजिकल स्किल्स के ऊपर तो हम आते ही नहीं है ना, हम तो बच्चे को अंदर बंद करके उसको गैजेट पकड़ा देते हैं, टैबलेट पकड़ा आजकल देते हैं। तो ये ट्रेंड बन चुका हुआ है कि जैसे ही बच्चा जरा सा रोता है हम उसको मोबाइल पकड़ा देते ऐसे ही हैं। है, बिल्कुल ऐसे। तो उस वक्त तलवार पकड़ाई जाती थी। उससे ये होता था कि वो बच्चे जो है वो स्ट्रांग होते थे। तो जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बच्चे अभी थे 5 साल, 6 साल, 7 साल, तो वो दूसरे बच्चों से ज्यादा मजबूत हो गए, क्योंकि आप हर एक्टिविटी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। फिर आपको जुबानों के ऊपर अबूर हासिल हो गया। फिर वहाँ का जो माहौल था वो नरम खू था, कि नहीं वहाँ पे नरमी थी लोगों के अंदर, तो आपके मिजाज के अंदर नरमी पैदा होगी। तो जो सख्ती होनी चाहिए था, हालांकि अरब के लोग आज की डेट की बात कर रहा हूँ, आप सऊदी अरब जाएं, आप मक्का जाएं, वहाँ के लोगों का मिजाज आप डिफरेंट देखेंगे, सख्त मिजाज आज भी मिलेंगे आपको। बिल्कुल मिलेगा। आप मदीना जाएं, वहाँ के लोग आज भी आपको ठंडे मिजाज के मिलेंगे। इतना असर है। तो उस जमाने में तो खैर मक्का के लोग बहुत ही ज्यादा गर्म मिजाज और गुस्से वाले हुआ करते थे। तो जब वो बच्चे दूसरे देहातों में जाते थे तो उनके अंदर से वो गर्मी जो है मिजाज की वो काफी हद तक कम हो जाती थी, वो नरम खूब बन जाते थे। तो ये चीज तो उस अगर हम आपकी शख्सियत का मुतालिया करना शुरू करें तो हमें बचपन से पता चलना शुरू हो जाता है। तो वहां जाने से क्या हुआ कि आपकी फिजिकल जितनी कैपेबिलिटीज थी, जितनी सलाहियतें थी, वो निखर कर सामने आई, और आपकी मेंटल ग्रोथ इतनी अच्छी हुई, आपका जहन साजी वहां पर इतनी अच्छी हुई कि आपका जहन खुल गया, और आप बचपन से ही जो है वो अल्लाह के बारे में सोचना शुरू हो गया। बचपन से कायनात के आज बताए, आज का कौन सा बच्चा कायनात के तख्लीक के बारे में सोचता है? अगर कोई बात भी करने की कोशिश करे ना कि बेटा आपको पता है फला, पापा जी बाद में बात कर लेंगे, ये बोरिंग टॉपिक, मुझे ये बोरिंग टॉपिक, मुझे जरा गेम खेलने दें, वक्त ही नहीं किसी के पास। लेकिन हमारे नबी जब बच्चे थे अभी, तो उस वक्त से ही वो कायनात के तख्लीक के बारे में सोचा करते थे। बच्चों के साथ खेल, आपका बचपन का मुतालिया अगर हम करें, आपने किसी ऐसे खेल में हिस्सा नहीं लिया जो वक्त ज़ाया करता हो, किसी ऐसे खेल में हिस्सा नहीं लिया जो कि अल्लाह को पसंद नहीं है। जैसे आज के दौर में भी ऐसी बहुत सारी खेलें मौजूद हैं, गेम्स मौजूद हैं जिसमें वक्त ज़ाया हो। हालांकि उस वक्त ना तो भी दीन इस्लाम अभी दुनिया में आया था, ना नमाज थी, ना कुछ भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद चूंकि अल्लाह ने आपकी तरबियत ऐसी करनी थी और उसके लिए बहाने बनाए गए, तो आपका बचपन से मिजाज ऐसा बन गया कि कोई, जैसे आपने बचपन का भी झूठ नहीं बोला, आपने बचपन में किसी के साथ ज्यादती नहीं की, किसी के साथ सख्ती नहीं की, किसी का हक नहीं मारा, ये बातें आज हमारे बच्चों को पता ही नहीं है। जो पता इसलिए नहीं है कि हम ये सारे काम उनके सामने कर रहे होते, हम झूठ भी बोल रहे होते अपने बच्चे के सामने। वो जो 5 साल 7 साल वाला बच्चा है उसके सामने हम वो सारा कुछ कर रहे होते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, उसे कह रहे होते हैं कि झूठ नहीं और बोलना, उसे कह रहे हैं कि आप ये काम ना करें, तो वो कैसे एक्सेप्ट करेगा इस चीज को? फिर इसी तरह जब दीन इस्लाम के बाद जब बच्चों के बचपन के हवाले से हमें अहकामात मिले, तो हमें जब ये हुक्म दिया गया कि जब बच्चा 7 साल का हो तो उसे नमाज के लिए कहो। अब 7 साल से भी पहले जब अभी बच्चा वही 1 साल से 5 साल तक की एज में होता है, तो जब बोलना शुरू करता है तब यहाँ पे फिर हर वालिदैन की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है कि कौन वालिदैन अपने बच्चे को पहला लफ्ज़ क्या सिखाते हैं। कुछ लोग मामा पापा, कुछ ओके वेलकम, अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन कुछ वालिदैन सबसे पहले बच्चों को कलमा सिखाते हैं। हालांकि ये बिल्कुल फैक्ट है, ये अल्लाह के नबी का फरमान है कि दुनिया में जो बच्चा पैदा होता है वो दीन फितरत यानी इस्लाम पे पैदा होता है, बेशक बाद में उसके वालिदैन या उसका माहौल उसको कोई ना कोई मजहब देता है। देख, तो अब चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, हमारे बच्चे मुसलमान हैं, तो हमें यही चाहिए या करना चाहिए कि जैसे बच्चा बोलना शुरू करे पहला लफ्ज़ जो सिखाया जाए वो कलमा सिखाया जाए, ताकि उसके जहन के अंदर, उसके मिजाज के अंदर वो चीज़ बैठ जाए कि मेरा मजहब क्या है और मैंने किसकी इबादत करनी है। बेशक इसके पीछे इससे पहले भी एक फिलॉसफी है और वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर उसका भी बहुत बड़ा रोल है। जब बच्चा पैदा होता है, हालांकि अभी उसे कुछ नहीं पता, लेकिन हम उसके कान में क्या करते हैं, अजान देते हैं। याद रखिए साइकोलॉजी यही कहती है, जो मैं साइकोट्रिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जिस हद तक मुझे पता है कि वो अजान मरते दम तक उसके दिमाग में मौजूद रहती है, उसके दिमाग से निकलती नहीं है। यानी पहले दिन जब उसके कान में डाल देते हैं अजान कि भाई तुम मुसलमान हो, तो वो मुसलमान ही है, तो उसके अंदर चाहे वो जो मर्जी आगे जाके करे, वो नेकी के काम करे, गुनाह के करे, व्हाट्सएवर, लेकिन उसके अंदर से वो इस्लाम का जो जज्बा है वो कभी भी नहीं निकलता। बहुत अच्छी बात आपने की। और वो उसका असर इतना ज्यादा होता है।
तो उसके बाद जब हम उसको सबसे पहले हम फॉर एग्जांपल कलमा सिखाएंगे, फिर उसके बाद जब हम उस बच्चे के सामने नमाज पढ़ेंगे। अब मेरे दोस्त हैं यूनिवर्सिटी में, तो वो मियाँ बीवी है दोनों, तो उनकी छोटी बच्ची है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। वो दोनों मियाँ बीवी जब मस्जिद उसमें यूनिवर्सिटी में भी और घर में नमाज पढ़ते हैं, तो छोटी सी बच्ची है, तो उनके साथ फौरन खड़ी हो जाती है। तो अभी तरबियत उन्होंने उसको कहा तो नहीं, अक्सर कहा छोटे बच्चे वो सारे एक्शंस रिपीट कर रहे होते हैं। अब उन्होंने उसको, वो कह रहे हैं हमने इसे कहा थोड़ी है, ये अब देख इसका मतलब ये है कि बच्चा असर ले रहा होता है अपने वालिदैन का। वालिदैन जो करेंगे बच्चा वो कर रहा होगा। इसीलिए फिर कहा गया कि जब बच्चा 7 साल का हो तो उसे सबसे पहला हुक्म किस चीज़ का देना है? नमाज का देना। और 7 साल के बाद जब 10 साल का हो तो फिर सख्ती करनी है। 3 साल तक का लीवरेज टाइम दिया गया कि चलिए बच्चा थोड़ा इमेच्योर है, उसको प्यार से कहते रहे नमाज के लिए, बार बार रिपीटेडली कहें। और जब 10 साल का हो जाएगा इसका मतलब उसको मेच्योरिटी लेवल डेवलप हो चुका हुआ है। देखिए हमें तो गाइड कर दिया गया हुआ है कि बच्चे की किस एज से आपने क्या करना है, पैदा होने से लेके आगे तक एक एक स्टेप हमें बताया गया हुआ है। तो जब 10 साल की उम्र का होगा तो फिर हमने सख्ती से नमाज के लिए कहना है। जब हम खुद नमाज नहीं पढ़ रहे होंगे घर में, जब हम खुद फजर के लिए नहीं उठ रहे होंगे, जब हम बाकी नमाजों के लिए हम नहीं एहतमाम कर रहे होंगे, तो बच्चा कैसे नमाज पढ़ेगा, हम उसे कैसे कहेंगे। और याद रखिए कि इस चीज़ का, चूंकि बात बार बार साथ साथ आ रही है, तो वालिदैन के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा आएगी। अल्लाह के नबी का फरमान है कि क़यामत वाले दिन अब माँ दुनिया के अंदर अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है, उससे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला रिश्ता दुनिया में अल्लाह ने कोई नहीं भेजा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरे नबी का फरमान है कि क़यामत वाले दिन हर माँ की ख्वाहिश होगी कि मेरा बच्चा जहन्नुम में चला जाए, और हर बच्चे की ख्वाहिश होगी कि मेरी माँ जहन्नुम में चली जाए। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, क्योंकि माँ से जब सवाल किया जाएगा कि तुमने अपने बच्चे को नमाज के लिए क्यों नहीं कहा, तो माँ कहेगी कि या अल्लाह मैंने इसे नमाज के लिए कहा था, इसने नहीं पढ़ी। और बच्चा जवाब में कहेगा कि या अल्लाह ये झूठ बोल रही है, इसने मुझे नमाज के लिए नहीं कहा था, ये कहती तो मैं पढ़ लेता। अब शायद दोनों ने अपनी अपनी स्टेटमेंट दी, वो फिर अल्लाह का निज़ाम है कि फिर वो उस चीज़ को जी, उसको फर्दर हम अगर डिस्कस ना करें अभी कुछ और जो है वो बातें कर लेते हैं। मशीयत जैसे कि डिस्कशन हो रही है, दीनी पहलू को हमने जाना और दीनी लिहाज से बच्चे की तरबियत के हवाले से बहुत ही उम्दा बातें हमारे दोनों पार्टिसिपेंट ने की। कुछ दुनियावी लिहाज से भी मैं बात करना चाहूँगी। एक तो आपने कॉलर को भी सजेस्ट करना है, उनके माशाल्लाह घर में बच्चे हैं, वो तंग कर रहे हैं, बच्चे बात नहीं मान रहे, जाहिर है बच्चों की अभी सरगर्मियाँ भी जो है वो थोड़ी कन्फाइंड है, तो उसमें बच्चों को क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, उस हवाले से भी आप गाइड कीजिएगा। और साथ ही साथ ये जो हम दुनियावी लिहाज से बात करना चाह रहे हैं कि बच्चे ने क्या बनना है, क्या करना है, इसको किस तरह से जो है वो जज किया जा सकता है और किस उम्र में हम इसको जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बच्चे को गाइड कर सकते हैं कि उसने अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर करना है। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले कॉलर ने जो हमसे सवाल पूछा कि बच्चे घर के अंदर मैनेजमेंट उनका प्रॉब्लम आ रही है, तो जैसे सर ने बात की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, बात यह है कि नबी तो जब इस दुनिया में आता है तब भी नबी होता है, नहीं आया होता तब भी, उनके साथ हम आजकल के इंसान अपनी ज़िंदगी को नहीं। अगर हम देखें कि हज़रत अंस के साथ किस तरीके से नबी पाक शफ़क़त से पेश आते थे, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ कैसे पेश आते थे, तो वहाँ से हमें मशअल राह मिलती है कि आपने बाप बन के कैसे पेश आना है, नाना बन के कैसे पेश आना है। और फिर एक जो इस्लाह वाली बात आ गई, जिस तरह हमारे कॉलर ने पूछा, तो एक वाक़या है कि जो है कोई बुज़ुर्ग वज़ू कर रहे थे और उनके वज़ू का तरीका ठीक नहीं था, तो इमाम हसन और इमाम हुसैन ने बजाय उसके वो ये समझते हुए कि उनको अपनी जो है बुरा ना महसूस हो, तो उन दोनों भाइयों ने आपस में इस तरह से वो किया वज़ू, और एक ने बताया नहीं नहीं तुम गलत कर रहे, और किया, और उन्होंने अपना वज़ू सही से कर लिया। तो बात ये है कि इस्लाह का भी तरीका है। आपको देखना होगा कि आप महफिल के अंदर अपने बच्चों को मत डांटें। अगर आपके घर में आपके बड़े बच्चे मौजूद हैं तो आप बार बार खुद जो आप उनको एक एक बात सिखाते हैं, आप ये कर सकते हैं, बड़े बहन भाइयों के ज़िम्मे एक एक बच्चा लगा दें और वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वो उसके साथ इतना लव अटैचमेंट उसकी हो जाए कि वो आपी वो भाई जो उसको काम करे और गुड बॉय और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जिसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं, वो अगर होगी तो डेफिनेटली आपका जो बच्चे हैं उनका रवैया बेहतर हो सकेगा, आपस में भी उनका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा और वो बच्चे तमाम तर चीज़ें, वो तमाम तर आदत सीख लेंगे जो कि वालिदैन उनको सिखाएंगे। बिल्कुल। और क्या होगा कि देखो अब एक बंदा ही बार बार कहता रहता है ना, तो बच्चे भी इरिटेट हो जाते हैं कि भाई पता नहीं मेरे पेरेंट्स को क्या है, मुझे ही कही जा रहे हैं। तो जब आपने डिवीजन कर दी, किसी को डिसिप्लिन जो है वो कोई और बहन भाई सिखा रहा है, स्कूल वर्क कोई और कर रहा है, अच्छा एक्टिविटीज, पेरेंट्स ने एक चीज़ ये की है कि ठीक है हम बच्चों को अलाउ कर देते हैं खेलो, गैजेट्स दे देते हैं, कुछ भी,
खुद कभी नहीं खेलते बच्चों के साथ, तो आप फिर इस्लाम से ही देख लें कि किस तरीके से छोटे बच्चों के साथ नबी पाक शफकत से पेश आते थे, उनके साथ खेला करते थे, उनको प्यार दिया करते थे। बच्चों को जब आप प्यार देंगे, उनके दिल में आपके लिए पॉजिटिविटी, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड पैदा होगा, फिर आप जो कहेंगे वो करेगा। लेकिन ज़बरदस्ती अगर आप उससे कुछ कराएंगे तो वो फिर जिस तरह अब्दुल्ला साहब ने कहा कि वो बहुत प्यार करते हैं, वो उनकी सारी फरमाइशें भी पूरी करें, सारी ख्वाहिशात भी पूरे करें, फिर भी बच्चे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो क्या कोई और कंडीशन भी हो सकती है, कोई और रीज़न भी हो सकती है? और कंडीशन ये हो सकती है कि बाज़-औक़ात बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअली हाई होते हैं, हमें लगता है कि ये इस वाज़ को क्यों हाथ लगा रहा है, ये इस टेबल को क्यों टच कर रहा है। बेसिकली वो एक्सप्लोरिंग एज में होगा। अगर एज उसकी बिल्कुल यंग है तो हो सकता है कि वो अपने तरीके से, आप देखेंगे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं, क्योंकि बच्चों की एज भी 6 साल, 7 साल, 5 साल ऐसे उन्होंने मेंशन किया। तो पेरेंट्स बड़े इरिटेट हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग बच्चे कर रहे हैं, हर चीज़ पूछते हैं ये क्या है, बिकॉज आपको तो पता है उसके लिए तो वो सब चीज़ें नहीं है। तो वो अपने एक्सप्लोर करके हर चीज़ का एक खुद से अपने दिमाग में इमेज लेना, और फिर वो बाद में उस जो मेमोरी है उसको यूज़ करते हुए अपनी लाइफ के अंदर जो परसेप्शंस है उसको बनाना। अच्छा, एक और चीज़ है पॉजिटिव, और जो आपने बताया कि दुनियावी चीज़ें, प्रोफेशनल और ये सब किस तरह से सिखाई जाए, तो फिर साइकोलॉजी के अंदर कंडीशनिंग आ जाती है, क्लासिकल एंड ऑपरेंट। इसमें क्या है कि आप जिस तरह इस्लाम के अंदर है, ऑपरेंट के अंदर सज़ा और जज़ा वाला, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट, ये वाली टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। कभी बच्चे को रिवॉर्ड दें कि कहें कि आप ये ग्रेड्स लेके आओगे, ये परफॉर्मेंस करोगे तो ये तुम्हें गिफ्ट मिलेगा। और आप पनिशमेंट में ये कह सकते हैं कि अगर तुमने ये चीज़ इतने टाइम में ना की तो तुम्हारा जो वॉच टाइम है, जो टीवी देखने का टाइम है, जो सेल फोन, वो उसको कम कर दिया जाएगा। तो ये 2 टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं। और कंडीशनिंग के अंदर ये भी आप कर सकते हैं कि जैसे आप बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए, जिस तरह बेंडोरा ने क्या किया कि बच्चों को हम जो भी सिखाते हैं, जो बच्चे देखते हैं वो बन जाते हैं। उसने उसको दिखाई एक बच्चे को वीडियो जिसके अंदर वो डॉल को बच्ची मार रही थी और बच्चों ने वो सीख लिया। अब घर का माहौल सही, घर के अंदर चोरी के ऊपर कोई मसला नहीं है, वो देख रहा है पेरेंट्स को। अच्छा, हमें ये लगता है कि अच्छा बच्चे के अंदर ये कंटिन्यू करेंगे इसको, ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, मशीयत से ही डिस्कशन करेंगे और इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। सिर्फ सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज के 2 डिफरेंट टॉपिक्स जिन पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी है जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हवाले से बात हो रही है। चाहे बच्चों के हवाले से बात की जाए, बड़ों के हवाले से बात की जाए, नौजवानों के हवाले से बात की जाए, उनको किस तरह से गाइड किया जा सकता है, उनकी तरबियत को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जहाँ तालीम का किरदार है, जहाँ तरबियत का रोल है, वहीं घरेलू माहौल का बेहतर होना भी निहायत अहमियत का हामिल है। और घरेलू माहौल को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, किस तरह से जो है हम उसको बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर सकते हैं, एफर्ट कर सकते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए जो है वो ये देख सकते हैं कि हम कहाँ पे लैक कर रहे हैं, कहाँ पे फ्लॉज हैं, हम किस तरह से इन फ्लॉज को दूर कर सकते हैं। इन तमाम तर चीज़ों पर हम जो है वो इन डिटेल गुफ्तगू करें। और जब भी हम प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं, हम ऐसे प्रेशर्स को जो है वो ट्रिगर आउट करते हैं कि जिनकी वजह से एक इंसान की पर्सनालिटी जो है वो डाउट में चली जाती है, शेक कर जाता है उसका कॉन्फिडेंस, या ऐसे बहुत सारे मसाइल जो कि उसकी पर्सनालिटी को मुतासर करती हैं, उसकी शख्सियत पर असरअंदाज होते हैं। वो कौन से अवामिल हैं, वो कौन से एलिमेंट्स हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं और उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरह से एक इंसान की पर्सनालिटी को ग्रूम किया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है। चाहे वो नौजवान है, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा है, या फिर एक घर का सरबराह है जिसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, वो इन जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए अपनी शख्सियत पर कितना टाइम दे सकता है, अपनी शख्सियत को निखारने में, उसको बेहतर बनाने में किस तरह से किरदार अदा कर सकता है, इस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम बात करें घरेलू माहौल की, तो घर का माहौल वालिदैन से बनता है। एक मियाँ और एक बीवी से जो है घर के माहौल की बुनियाद स्टार्ट होती है। अब वो मियाँ, वो बीवी जो इतने सारे काम कर रहे हैं, उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे प्रेशर्स हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बच्चों की तरबियत का एक ऐसा अहसन कदम है जो कि उन्होंने उठाना है
और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर हाल में उन्होंने पूरी करनी है, चाहे वो उसको जो है वो लड़ झगड़ के पूरा करें, चाहे वो इसको प्यार मोहब्बत से पूरा करें, चाहे मिलके इसको जो है वो बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करने के हवाले से अपनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए वो करें। तो इसमें किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है, इसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे पूरा कर सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें जिन पर अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ब्रेक पे जाने से कबल मशीयत से हम बात कर रहे थे और इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही थी जिसमें हम ये जान रहे थे कि किस तरह से एक बच्चे का एप्टीट्यूड जज किया जाता है कि उसने बड़े होकर क्या बनना है। दुनियावी लिहाज से बात हुई थी कि वो फ्यूचर में आगे किस तरह से बढ़ सकता है, वो कौन सी तालीम हासिल कर सकता है, कौन सा शोबा उसकी जो है वो पर्सनालिटी के साथ मैच करता है, उसका एप्टीट्यूड कैसे जज किया जा सकता है, पेरेंट्स ये किरदार कैसे अदा कर सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि पेरेंट्स ने साथ लेकर चलनी है वो कौन कौन सी हैं, इनके हवाले से हम बात करेंगे और उन्हीं से जानेंगे। स्टूडियोज़ में जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनमें सनाउल अंसारी साहब हैं, मशीयत ज़हरा हैं और हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर खालिद जावेद अनवर साहब, जिनसे हम इंटरेस्टिंग गुफ्तगू कर रहे हैं। इसके साथ साथ आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा उस पर भी बात करेंगे, जिसमें गैर ज़रूरी रोक टोक के हवाले से बात होगी। डेफिनेटली तरबियत की बात हो रही है, ब्रिंगिंग की बात हो रही है, ब्रॉटअप को बेहतर बनाने की बात हो रही है, तो बच्चों की ट्रेनिंग करते वक्त, उनको तरबियत देते वक्त हमने ये देखना है कि किस चीज़ से हमारे बच्चे मुतासिर हो रहे हैं, उनकी शख्सियत मुतासिर हो रही है। जो गैर ज़रूरी रोक टोक है इसका क्या असर है, बच्चों की जहनी सलाहियतें किस तरह से मान पड़ जाती हैं, उनकी जहनी कैफियत किस तरह से बदल जाती है इस गैर ज़रूरी रोक टोक से, इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात हो रही है, चाहे बच्चों की बात हो, बड़ों की बात हो, उसमें घर के माहौल को बेहतर बनाने के लिए किस तरह से एफर्ट्स की जा सकती हैं। हमारे साथ हमारे कॉलर भी मौजूद थे अब्दुल्ला साहब, जिन्होंने अपना एक मसला हमारे सामने रखा था और वो सजेशन लेना चाहते थे कि उनके बच्चे थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं उन्हें और वो बात नहीं मान रहे, वो बहुत ज़्यादा उनकी फरमाइशें पूरी कर रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनको बेहतर बनाया जा सके, उनकी ग्रूमिंग बेहतर की जा सके, लेकिन कहीं ना कहीं डिसबैलेंस आ रहा है, डिस्टर्बेंस आ रही है। तो इस डिस्टर्बेंस को दूर करने के लिए मशीयत ने बहुत पॉजिटिव सजेशंस दिए कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना या फिर बड़े बहन भाइयों की ड्यूटी लगा देना कि वो छोटे बहन भाइयों को वो बातें सिखाएं जो आप सिखाना चाहते हैं। छोटे बहन भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा एफिलिएशन बरकरार रखें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। इससे 2-3 फ़ायदे होंगे। एक तो घर का माहौल डेफिनेटली बेहतर होगा, दूसरा बच्चों की आपस की इंटरेक्शन से उनका अपना रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और तीसरा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी शेयर हो जाएंगी, आपका प्रेशर भी जो है वो किसी हद तक कम हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। जो काम सिर्फ और सिर्फ आपने करने हैं अब आपके बच्चे भी उसमें हाथ बटा रहे हैं, तो जब वो अपने छोटे बहन भाइयों को सिखाएंगे वो खुद भी ये तमाम तर आदात सीखेंगे। तो जी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं और मज़ीद भी करेंगे। अगर इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं इनसे कुछ सजेशन लेना चाहें, तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर करना चाहें तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। एक मरतबा फिर से डिस्कशन को ही कंटिन्यू करते हैं, दोबारा से मशीयत से ही बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि एक बच्चे का एप्टीट्यूड हम कैसे जज कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि कौन सा प्रोफेशन हमारे बच्चे के लिए बेहतर होगा। बाज़ औक़ात ऐसा भी प्रॉब्लम देखने में आता है जिसमें हम चाहेंगे कि हम इन डिटेल गुफ्तगू करें कि पेरेंट्स पहले से ही सोच लेते हैं, पहले से ही डिसाइसिव हो जाते हैं कि हमारा बच्चा सिर्फ डॉक्टर बनेगा, हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, इसको तो बस हमने वकील बनाना है। ये चीज़, ये फ़ैसला साजी उस बच्चे की पर्सनैलिटी पर किस तरह से असरअंदाज होती है। मशीयत थोड़ा सा इस जानिब में आना चाहूँगी, क्या कहेंगी? बिल्कुल, अब वही बात आ जाती है, इस्लाम 7 साल तक बच्चे को नमाज का नहीं कहता कि पढ़ो। हमारे यहाँ पर बच्चा बाद में पैदा होता है, पहले से हमने सोचा होता है कि इसको इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, और हमारे ख़ानदान में फ़लाँ प्रोफेशन का बंदा नहीं है तो ये जो बच्चा है अब ये वो बनेगा। तो आप किसी की लाइफ का कैसे मतलब डिसीजन ले सकते हैं, और ये वो डिसीजन है जिससे उसने कल अपनी लाइफ भी गुजारनी है, उसने अपनी अर्निंग भी करनी है। अगर हम बेशक ये कहते हैं कि तालीम हम पैसों के लिए नहीं लेकिन ज़रूरत है, यू हैव टू अर्न समथिंग, बिल्कुल ऐसे ही है। बेशक वो लड़का है लड़की है, वो हर एक को अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इस दौर के अंदर चाहिए। तो आप नहीं कर सकते। जब भी कोई शख्स, कोई बच्चा अपनी मर्ज़ी का प्रोफेशन सेलेक्ट करता है, आप देखेंगे कि वो उसके अंदर बहुत एक्सेल कर सकता है एज़ कम्पेयर टू कोई ऐसी चीज़ जो उसके ऊपर इम्पोज कर दी जाए, ज़बरदस्ती उसको बता दी जाए कि ये है। अच्छा, बताने के भी यहाँ पर तरीके आ जाते हैं। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से बनाना चाहते हैं तो वो जो है आप उसको राइट रॉन्ग बताएं, उसको फैक्ट्स एंड फिगर बताएं, उसको
बताएं हर प्रोफेशन के बारे में। उसके बाद वो फिर जहाँ पर वो उसका माइंड जाता है, फिर आप उसकी करियर काउंसलिंग करा सकते हैं, आप उसकी असेसमेंट करा सकते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं बहुत अच्छे, वहाँ से आप पता करा सकते हैं। लेकिन बगैर किसी उस चीज़ के अचानक ही कह देना कि जी ये तुमने करना है क्योंकि ये मैंने सोच लिया है और ये हर हाल में करना है, हर हाल में करना है। और अनफॉर्चुनेटली उससे क्या होता है कि बच्चे बागी हो जाते हैं, स्पेशली बॉयज़। लड़कियां तो कर भी लें, लड़कों के अंदर ये होता है कि वो कहते हैं कि हमारे अब्बा ने हमारी अम्मा ने हम पे ये चीज़ इम्पोज कर दी है, अब हम ये नहीं करेंगे। फिर क्या होगा, वो आपसे बातें छुपाने लगते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और ड्रग्स और जो है अनएथिकल एक्टिविटीज़ उनके अंदर इन्वॉल्व होने लगते हैं बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। बच्चे रिजल्ट्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो झूठ आपको बताएंगे, झूठ बताएंगे कि हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज वटेवर, वो स्किप करेंगे और स्केप मांगेंगे। वो कहेंगे कि हमारी जान बचाई जाए क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसपे हमें धकेला जा रहा है। तो पॉइंट ये है कि उससे क्या होगा कि बजाय आप पॉजिटिविटी उनके लिए, आप तो अच्छा चाह रहे हैं, पेरेंट्स से बेहतर मैं कहती हूँ, हमेशा मैं ये बात कहती हूँ कि उनसे ज़्यादा सगा आपका ज़िंदगी में कोई नहीं होगा। ऐसे ही है। और ये बात अगर बच्चों को जल्दी समझ आ जाए तो मेरे ख्याल से उनकी लाइफ और पेरेंट्स दोनों की बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल के टाइम के अंदर जब हम देखते हैं बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स हमारे आते हैं फॉर द काउंसलिंग पर्पस, तो दुख होता है कि इतना डिफरेंस, इतनी दूरियां हैं बच्चों और पेरेंट्स के दरमियान में, और अनफॉर्चुनेटली जो है डे बाय डे इंक्रीज ही हो रही है, कम नहीं हो रही। अभी जिस तरह का अभी भी टाइम है तो घरों के अंदर भी मौजूद होते हुए हम लोग सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर, अपने लैपटॉप्स पे बिजी हैं। घर के अंदर पेरेंट्स के साथ वो बाउंडिंग अभी भी डेवलप नहीं हो पा रही। एक दूसरे का ख्याल रखना, अगर अम्मी काम कर रही हैं तो बस वही करती जा रही हैं, अगर बहनें काम कर रही हैं वही करती जा रही हैं। और कुछ जगहों पर एक और केसेस भी आए कि जी लड़कों से बहुत ज़्यादा काम कराया जा रहा है और बहनें कहती हैं कि हमने कोई काम नहीं करना। तो डिफरेंट सिचुएशन सोसाइटी के अंदर आती रहती हैं। अब बात यह है कि बैलेंस, जिस घर में बैलेंस नहीं होगा वहाँ से बैलेंस पर्सनालिटी के लोग नहीं निकल सकते। और फिर इस्लाम कहता है कि हलाल हराम की तमीज़, अगर आपने अपनी औलाद को मेहनत की रोटी खिलाई है, बेशक 2 वक्त की, और हराम का पैसा आपने अंबार लगाया है, आप यकीन माने कि वक्ती शायद आपको लगेगा सामने वालों को दिखाने के लिए कि बड़ी सक्सेस है, लेकिन बैक बिहाइंड द स्टोरी जो है वो कुछ ऐसे मसाइल होंगे जो देखने वाले या बताने वाले नहीं होते। तो आप इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा वो करें। अच्छा, फिर अब हम बार बार कह रहे हैं 7 साल के बच्चे को नमाज का कहा जाएगा, अब उसको इनसाइट भी तो हो कि आखिर नमाज क्या है, रब क्या है, 5 वक्त नमाज होती है और बेसिक चीज़ें। तो ये सब ट्रेनिंग्स पेरेंट्स देंगे। रात को जब आप अपने बच्चों को सुला रहे होते हैं, बजाय इसके कि उसको मोटू पतलू और इस तरह के कार्टून्स दिखा रहे हों सुलाते हुए और राइम्स लगा देते हैं आप लोग, आप उनको पढ़ाएं, थोड़ा थोड़ा करके कलमा पढ़ाएं, छोटी छोटी कुरान पाक, एक दिन में उसको याद नहीं होगा, हमारे पेरेंट्स ने इसी तरह से सिखाई है। मुझे लगता है कि वो बेस्ट जो है तरीका है सिखाने का। और जो है अब एक लैंग्वेज की, लिंग्विस्टिक जो एक प्रॉब्लम आ रहा है, हम लोग इस चीज़ में बड़े प्राउड हैं कि हम पंजाबी हैं, हमारे बच्चों को तो पंजाबी नहीं आती। क्यों? आपने अपने बच्चों का एक स्किल खींच लिया है। आप इंटरनेशनली सर बेहतर बताएंगे कि जब हम अपनी सीवी कहीं डालते हैं तो जितनी लैंग्वेजेस हमें आती हैं वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम बेचारे लोग हैं जो नहीं अवेयर इन चीज़ों से। हमें सोसाइटी ऐसा प्रेशर करती है कि अगर आपने ये शो करना है कि आप अच्छी क्लास से बिलोंग करते हैं या आपके बच्चे लाइक हैं, तो उर्दू ना बोलनी आती है, ना पढ़नी आती है, ना समझनी आती है। एक और बहस है जो कि बहुत ज़्यादा जो है ड्रैग हो जाएगी। तो बात क्या है कि एक इनसाइट का पेरेंट्स के अंदर इनसाइट होगी तो बच्चों में आएगी। यकीनन ऐसा ही है। और पेरेंट्स अपने आप को किस तरह से जो है वो रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं, इसके हवाले से मैं प्रोफेसर साहब से बात करूंगी। डेफिनेटली वो जो मशीयत ने बात की कि हर पेरेंट की यही ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा जो है वो ग्रूम करे, सक्सेसफुल हो, उसका फ्यूचर सिक्योर हो। और शायद इसीलिए पेरेंट्स जो है वो कुछ फैसले इम्पोज भी कर देते हैं कि हमें ये लगता है कि तुम डॉक्टर बनोगे, तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर होगा, तुम एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारोगे, हमने जितनी मेहनत की है यकीनन तुम उतनी मेहनत तो करोगे लेकिन उसका अच्छा फल भी हासिल करोगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ फैसले इम्पोज किए जाते हैं, लेकिन क्या वो बच्चे के लिए जस्टिफाइड होते हैं, वो बच्चे के लिए पॉजिटिव होते हैं, बच्चे की बेहतरी के लिए होते हैं, या फिर बच्चे को भी मौका देना चाहिए कि वो क्या करना चाहता है, उसकी पर्सनैलिटी किस तरफ जा रही है, उसको क्या चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं। शुक्रिया मिस हुमा। मैं अगर आपको रेफ़र करूँ, डोनाल्ड क्लिफ्टन फौत हो गए अभी कुछ अर्सा पहले,
तो उन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट की है और ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो पूछे गए वो मोर देन 2 मिलियन पीपल अराउंड द ग्लोब, 110 मुल्कों से ज़्यादा मुल्कों में सवाल पूछा गया। सवाल क्या था? क्वेश्चन ये था कि आई डू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाट आई कैन डू द बेस्ट एवरी डे एट माय वर्क प्लेस, यानी कि मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, मेरे वर्क प्लेस पे, मैं कहाँ भी हूँ, मुझे मौका मिलता है वो काम करने का जो मैं बेहतरीन कर सकता हूँ, बेहतरीन कर सकता हूँ। मीन कैपेसिटी है, एबिलिटी है, इंटरेस्ट है। तो वो कितने लोगों ने आंसर किया होगा? यस, ओनली 20%। पूरी दुनिया में 20% लोगों ने कहा कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये मौका मिलता वो है, काम करने का मौका मिलता है जो हम बेहतरीन कर सकते हैं। मैं बेहतरीन सिंगर हो सकता हूँ, मैं बेहतरीन लॉयर हो सकता हूँ, मैं बेहतरीन आर्टिस्ट हो सकता हूँ, लेकिन मौका सिर्फ 20% लोगों को मिलता है। ऐसे ही वही आपको टॉप पे मिलता। तो बड़ा इंटरेस्टिंग उसके ऊपर। तो फिर अब क्या है कि आपका जो हमने बात की थी पर्सनालिटी की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डिटर्मिनेंट्स, तो उसमें मैंने 2 स्टेटमेंट 2 साथ लगाए थे। मैंने कहा कि उसकी वैल्यूज। सही। अब वैल्यूज क्या बेसिकली? वैल्यूज अजम्पशन अबाउट समथिंग टू बी राइट, टू बी ओके। So what is right, what is wrong, what is good, what is bad। तो ये वो assumption उस बच्चे की क्या है, वो किस चीज को जायज समझता है, किस चीज को नाजायज समझता है, तो वो उसकी वैल्यूज क्या है। बिल्कुल। नंबर 1 वैल्यूज जो डेवलप करते हैं उसका एटीट्यूड डेवलप करते हैं। अब जो एटीट्यूड है वो नजर आएगा आपको और उसके बिहेवियर्स के। बिल्कुल ऐसे ही। और जो बिहेवियर का पैटर्न होगा वो उसकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। तो स्टार्ट कहां से हुआ? आपकी वैल्यूज मूव करती हैं आपके एटीट्यूड की तरफ, एटीट्यूड आपको नजर आएगा बिहेवियर में, बिहेवियर आपकी पर्सनालिटी डेवलप करेगा। ठीक। अब इसमें एक और इसमें एडिशन है, वो है ब्रैकेट के अंदर इंटरेस्ट का। बच्चे का इंटरेस्ट क्या है? ठीक। अब जो इंटरेस्ट, 4 चीजों के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि बच्चे को क्या करना चाहिए। अच्छा। उसकी पर्सनालिटी, उसकी वैल्यूज, उसका इंटरेस्ट लेवल। चौथी मैं भूल गया हूँ, थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। अगर हम देखें तो कितनी टोटल प्रोफेशन हो सकते हैं, कितने, और स्ट्रेंथ्स कितनी हो सकती हैं, यानी बच्चे का टैलेंट, कितने टैलेंट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे कि मेरा टैलेंट डिफरेंट होगा इनके टैलेंट से, इनका टैलेंट डिफरेंट होगा, सना साहब के टैलेंट से, उनका डिफरेंट होगा आपके टैलेंट से ही। तो क्वेश्चन ये आता है तो टोटल टैलेंट है कितने? फिर ये जो आपने एप्टीट्यूड टेस्ट की बात की, टैलेंट है कितने? जब टैलेंट का पता चलेगा तो फिर आप कहेंगे कि बेटा ये कर लो। अब जो ये है ना, ये प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन है। सही। अब टैलेंट को आपने डिस्कवर करना है और फिर ऑक्यूपेशन उसके साथ जोड़ना है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसके आसान से 2-3 फॉर्मूलाज हैं। मैं क्विकली अगर इसको कवर करूं तो आपका टैलेंट, ये एप्टीट्यूड हो सकता है टीचिंग का, यानी कि आप अच्छे टीचर हो सकते हैं, अच्छे इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, अच्छे गाइड हो सकते हैं, अच्छे कोच हो सकते हैं। तो टीचिंग का टैलेंट हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन का टैलेंट हो सकता है, आर्टिस्ट होने का टैलेंट हो सकता है, लॉयर का टैलेंट हो सकता है, और लीडर का टैलेंट हो सकता है, फाइटर का टैलेंट हो सकता है, फॉलोअर का टैलेंट हो सकता है, कम्युनिकेशन का टैलेंट हो सकता है, पॉलिटिशियन का टैलेंट हो सकता है, और स्पाई होने का टैलेंट हो सकता है, और स्पोर्ट्स का टैलेंट हो सकता है। यकीनन हो सकता है। अब पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, टीचर्स की बात कर रहे हैं, कोचेस की बात कर रहे हैं। पहले तो ये देखो, डिस्कवर करो कि इस बच्चे का एप्टीट्यूड, इसका टैलेंट है क्या। फिर देखो इसकी वैल्यूज क्या है, फिर देखो इसका इंटरेस्ट क्या है। अब आपका टैलेंट, आपकी वैल्यूज और आपका इंटरेस्ट, जब ये तीनों को कंबाइन करके हम देखेंगे, फिर कहेंगे इस बच्चे को, फॉर एग्जांपल किसी का अगर टैलेंट टीचिंग का है या आर्टिस्ट है, तो उसको उस प्रोफेशन में, आर्टिस्ट को डाल दो शोबिज में। आर्टिस्ट आपका हो सकता है पियानो बजाने वाला, सिंगर हो सकता है, फिल्म शूट करने वाला हो सकता है, फिल्म डबिंग वाला हो सकता है, फोटोग्राफर हो सकता है। तो उसमें डाल दो तो मौजा ही मौजा है। बिल्कुल ऐसे। इसलिए कहते हैं, हजरत मुमताज मुफ्ती भी कहते हैं, खालिद साहब ने भी कहा कि अगर किसी इंसान का पैशन और प्रोफेशन सेम हो जाए उससे बड़ी याशी कोई नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं जो फॉर्मूला बताने वाला था, फॉर्मूला ये था कि मुझे कैसे पता चलेगा, तो डोनाल्ड और क्लिफ्टन ने भी बताया है, लेकिन मैं आसान उसमें बता दूं
कि आप ये देखें, पहले डिस्कवर करने के लिए 4 तरह के हो सकते हैं, मैं 13 की बात नहीं करता, सिर्फ 4 की बात करता हूँ। तो पोनी में नाज़रीन याद रख सकते हैं, PONI, या पिनो कर ले, PINO, पिनो याद रखे या पोनी याद रखे, जैसे भी ये साथ। जो टैलेंट होगा वो पीपल ओरिएंटेड होगा। ठीक हो गया। 13 बताए मैंने, डोनाल्ड क्लिफ्टन ने 34 बताए हैं कि 34 टैलेंट्स हैं। अच्छा। मैं अब उसको कम करके बता रहा हूं कि पीपल ओरिएंटेड हो सकता है कोई शख्स, उसका टैलेंट हो। दूसरा ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड हो सकता है, मतलब मेरे घर में कोई आ जाए, मेरी बहन आ जाए, कोई दूसरा आए, तो वो जाते हुए मशवरा दे के जाते हैं कि ये टेबल इधर करके रख लो, ये टीवी इधर कर लो, ये चारपाई, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टैलेंट है, पीपल ओरिएंटेड टैलेंट है। तीसरा है न्यूमेरिक्स। ठीक। मिस मशीद बड़ी साबी किताबी है, न्यूमेरिक्स, न्यूमरल, डिजिट्स, फिगर्स, उनके बारे में बहुत, ये तीसरा टैलेंट हो सकता है। चौथा हो सकता है आइडियाज का, इनोवेशन का, यार ये बंदा कोई नई बात बता देगा आपको। बिल्कुल। तो इन चारों में आप देखें कि आप पीपल ओरिएंटेड हैं, न्यूमेरिक ओरिएंटेड हैं, आइडियाज ओरिएंटेड हैं, ये ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड हैं। तो उसके बाद फिर जब पता चल जाए आपको, तो फिर आप उसी के अकॉर्डिंगली अपना चूज कर सकते हैं। तो इस आसानी से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर 1 मिनट है तो बात करें। जी बिल्कुल कर सकते हैं। डोनाल्ड क्लिफ्टन ने कहा कि पता कैसे चलेगा, तो उसमें हम अपने, चूंकि मैं ये काम करता हूँ, तो हम ऑडियंस को, पार्टिसिपेंट्स को एक्सरसाइजेस देते हैं। अच्छा। जब एक्सरसाइज देते हैं तो फिर हम देखते हैं कि नंबर 1 कि अगर उस एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिक से रिलेटेड हो सकती है, आइडिया से रिलेटेड, या पीपल या ऑब्जेक्ट से हो सकती है, तो अगर उसकी क्विक या रैपिड लर्निंग है उस एक्सरसाइज में, तो हम कहते हैं इसका इंटरेस्ट इसमें है। अच्छा। ये इसका टैलेंट है, नंबर 1। नंबर 2, अगर उस एक्सरसाइज में उसकी लर्निंग क्विक के बाद वो एक इंट्यूटिवली उसकी तरफ ड्रॉन होता है। ठीक। वो कैसे चला जाता है उस तरफ, समझो भी ये इसका टैलेंट है। ठीक। तीसरा, वो जाते, वो काम करते हुए थकता नहीं है, उसको पैसे की परवाह नहीं है, उसको वक्त का परवाह नहीं है, उसको गर्मी सर्दी का पता नहीं है, वो उसकी तरफ वो चला जाता है। सही। तो ये ऐसे 3 एलिमेंट्स हैं जो डिटरमिन करते हैं उसके उस 4 टैलेंट को, जबकि ये बहुत ही माइन्यूट किस्म का है। अच्छा, फिर उसके बाद ये 13 की तरफ मूव करेंगे, फिर ये 34 की तरफ मूव करेंगे कि आप अपना स्ट्रेंथ, चूंकि जब टैलेंट आ गया तो उसके साथ आप ऐड करते हैं स्किल्स। बिल्कुल। मेरे पास टैलेंट है सिंगिंग का, लेकिन स्किल नहीं है। मेरे पास टैलेंट है टीचिंग का, स्किल नहीं है। तो पहले आपको टैलेंट को डिस्कवर करना है, फिर स्किल को ऐड करना है, फिर वो स्ट्रेंथ बनेगी। जब स्ट्रेंथ होगी तो आपके इर्द गिर्द 10,000 लोग भी आपके बराबर नहीं आएंगे। डेफिनेटली ऐसा ही है। ठीक है, तो बाकी फिर अगले में बात करें। बिल्कुल ऐसा ही ये फार्मूला हमारे सामने आ गया, और बहुत सारे देखने वाले सनाउल अंसारी साहब अगर इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो यकीनन पेरेंट्स भी कर सकते हैं, वो भी जजमेंटल हो सकते हैं अपने बच्चों के मामले में, और उनको गाइड कर सकते हैं कि हमें ये लगता है इतने प्रोसीजर से गुजर के हमने इतना प्रोसेस जो है वो देख के तुम्हें ये गाइड कर रहे हैं, अब ये हमारा फैसला ये मान लो, तो डेफिनेटली बच्चा भी मानेगा। ये भी कंडीशन हो सकती है, और यहाँ पे भी फैसला जो है वो पेरेंट्स ले सकते हैं। एक तो ये जो है सूरत हाल आ गई। एक और जानिब मैं जाना चाहूँगी, वो घरेलू माहौल के हवाले से। घर में लड़ाई भी होती है, तल्ख कलामी भी होती है, बाज़ औक़ात कॉन्फ्लिक्ट्स भी रेज़ होते हैं, क्योंकि वो कहा जाता है ना कि 2 बर्तन भी साथ पड़े होंगे तो वो भी खड़केंगे ज़रूर। लेकिन उन तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स को, उन लड़ाई झगड़ों को किस तरह से आप डिटरमिन करते हैं, किस तरह से बैलेंस करते हैं, उनको किस तरह से सुलझाते हैं, ये डिपेंड करता है उन पेरेंट्स पे। बहुत सारे ऐसे इख्तलाफात होते हैं जो कि घर से बाहर वालों के साथ होते हैं, रिश्तेदारों के साथ हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, सोशल सर्कल में हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रेशर्स और टेंशन्स हैं जो सोसाइटी से लेके हम घर पे आते हैं। इनको बैलेंस करना, इनको बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशंस की जानिब ले जाना, ये भी पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। अगर एक घर में ये तमाम तर चीज़ें बैलेंस्ड वे में हो रही हैं तो डेफिनेटली उस घर की पर्सनैलिटीज़ जो हैं, जो घर में रहने वाले अफराद हैं, उनकी शख्सियत साजी खुद ब खुद साथ साथ चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। और ख़ास तौर पे आजकल के हालात में तो इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं इसी जाने पाना चाहती। हाँ जी, क्योंकि सारे घर के अफराद बहुत सारे घरों में वो घर पे ही हैं, वालिदैन भी घर पे, बच्चे भी घर पे ही हैं। अच्छा, उसमें बहुत सारे इसके पहलू भी होते हैं कि जिस तरह आपने बात की है कि मियाँ बीवी का आपस का जो ताल्लुक़ है वो बच्चे की ज़ाहिर बात है शख्सियत के ऊपर असरअंदाज होता है। इस पर हमने शुरू में बात कर ली थी कि अगर आपस में घर का माहौल अच्छा होगा, मियाँ बीवी के आपस में ताल्लुकात अच्छे होंगे, तो बच्चे ज़ाहिर बात उसका पॉजिटिव जो है ना असर लेंगे, और अगर उनके आपस के हालात ही ठीक नहीं है तो बच्चे डेफिनेटली उसका नेगेटिव इम्पैक्ट लेंगे। इसी तरह घर से जब बाहर निकलते हैं तो रिश्तेदारों के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं, सोसाइटी में आपके साथ आपकी मूवमेंट कैसी है, आपका बिहेवियर लोगों के साथ किस तरह का है,
उसका इम्पैक्ट बच्चे लाजमी आपसे लेते बिल्कुल, हैं। क्योंकि जो आप लेकर आ रहे हैं घर वो आपने वहीं पे रिलीज ये हकीकत है। फिर इसी तरह जिस तरह सर ने बहुत अच्छी उसकी थ्योरेटिकल चीज़ें डिस्कस की हैं कि हम बाज़ औक़ात जजमेंटल हो जाते हैं, हम अपने बच्चे के अंदर से वो सलाहियत जो है वो उसको हम या तो देख नहीं सकते या देखना ही नहीं चाहते, हम उसको दबा के रखते हैं। इस तरह बहुत सारे घरों में इसकी वजह से आप देखिए कि बच्चों को बाज़ औक़ात वालिदैन जो फ़ैसला साजी में शामिल नहीं करते, बच्चों के साथ घर के किसी मामले का मशवरा करना अपनी तौहीन समझते हैं। या फिर यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है कि बड़े बच्चे को तो शामिल कर लिया जाता है, छोटे को नहीं कर रहे इसने क्या बताना है, इससे कौन सा मशवरा हाँ लेना है, इसको साइड पे कर दो। बिल्कुल ऐसा ही है कि बहुत सारे बच्चों को घर के जो फैसले होते हैं उससे दूर रखा जाता है। बेटा आप जाओ खेलो, हम बात कर रहे हैं। ऐसे ही अच्छा, बात अब क्या हो रही होती है कि ये वो जो सर ने जो बात की कि ये टीवी इधर से उधर करना, इसको कंटिन्यू करते हैं, एक ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना है। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।